हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो आज के इस सीरीज में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है हम हमेशा करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ हाजिर होते हैं। क्वेश्चन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अभी मैं क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न चेंज कर देंगे, बट क्वेश्चन के जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वहीं से ही बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस लेकर के आज उसी टाइप के क्वेश्चंस लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ईडीएम से है गाइस। ये मानकर चलिए कि आप एसएट का एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, या यूपीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, या रीट का एग्जाम दे रहे हैं। आपकी ईडीएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडीएम्स की खास बात ये होती है कि उनकी छिपी हुई मीनिंग को हमें जानना होता है, यानी कि रीड बिटवीन द लाइन्स वाला हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक ईडीएम हमारे सामने है, टू टॉक वंस हेड ऑफ। अब हमें हेड ऑफ, दिमाग में, हेड में हमें अब बहुत सारी बातें हमारे चलेंगी कि भाई इस ईडीएम का मतलब क्या है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इस ईडीएम का मतलब? इसका मतलब होता है बहुत सारी बातें करना जो कि क्या हो, व्यर्थ की बात हो। तो बहुत सारी बातें करना यानी कि क्या हो सकता है, टू टॉक एक्सेसिवली, यानी कि बहुत सारी बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हो कि व्हेन आई विजिट माय ग्रैंडफादर ही ऑलवेज टॉक्स हिज हेड ऑफ। बहुत ज्यादा वो बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तो टू टॉक वंस हेड ऑफ का मतलब होता है टॉक एक्सेसिवली बट इट हैज नो सेंस, यानी कि बहुत बेकार की बातें करना। क्या होता है? बहुत ही बेकार की बातें, टू टॉक वंस हेड ऑफ होता है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। टू प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज, अब देखो, अब यहाँ से क्या होता है ना कि देखो ईडीएम के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो, एक चीज वहां पर ये ध्यान देना कि ईडीएम का सेम एग्जैक्ट सेंस आपके ऑप्शंस में मान लिया दे दिया गया है तो वो उसका आंसर कभी भी नहीं बनेगा, है ना। अब यहाँ प्ले के बारे में बात हो गई है, तो जहां भी प्ले आपको दिखेगा, कहीं खेलने की बात हो रही है, कहीं खेलने की बात हो रही है, या प्ले कहीं भी वर्ड यहाँ पर ऑप्शन में यूज किया दिखेगा आपको, तो वो आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो अब ऑप्शन है आपके सामने, टू ट्रस्ट अदर्स, टू बी अनडिपेंडेबल, टू चीट पीपल, टू हर्ट समबडीज फीलिंग्स, टू बी क्विक। क्या आंसर हो सकता है? टू प्ले फास्ट एंड लूज। अब बहुत सारे जो यहाँ पर चाणक्य हैं वो अपना दिमाग लगा के टू बी क्विक कर देंगे, क्योंकि फास्ट, प्ले एंड लूज रिलेट कर रहा है थोड़ा सा, कि मतलब से रिलेट कर रहा है, तो उसको मान लेंगे कि चलो यही ऑप्शन होगा, बट ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। टू हर्ट समबडीज फीलिंग, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। टू चीट पीपल, भाई दोनों रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका टू बी अनडिपेंडेबल, यानी कि टू बी अनडिपेंडेबल का मतलब होता है बिल्कुल रिलेट ना चीजें करे। टू बी अनडिपेंडेबल का मतलब होता है कि बिल्कुल चीजें क्या हो, डिपेंड ना हो एक दूसरे पर। ये अनडिपेंडेबल से ही आपको मीनिंग पता चल जाती होगी इसकी। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है टू बी अनडिपेंडेबल, यानी कि चीजें किसी अन्य चीजों पर आधारित नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? जैसे कि अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, द प्ले वॉज वेरी इंप्रेसिव, द प्ले वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बट द कॉन्सेप्ट इज प्ले एंड फास्ट टू द ट्रू स्टोरी ऑफ इट। मतलब जो प्ले था, अगर मैं हिंदी में बोलूं, जो प्ले था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसकी जो स्टोरी थी वो रियल स्टोरी से क्या थी, फास्ट एंड लूज थी, बिल्कुल मैच नहीं खा रही थी, बिल्कुल डिपेंड ही नहीं थी रियल स्टोरी पे। समझ गए ना मेरी बात? द रियल स्टोरी इज नॉट डिपेंड ऑन the play was fast and loose because it was not depend on रियल स्टोरी। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी टू बी अनडिपेंडेबल। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू टॉक थ्रू वंस हैट, अपने हैट से। अब यहाँ देखो, टू टॉक थ्रू वंस हैट। अब अगर कोई इंसान किसी से बात करता है तो वो हैट लगा के बात करेगा, तो ये होगा कि भाई ये लड़का पोलाइट नहीं है, लड़की पोलाइट नहीं है ना। हैट उतार के जब हम किसी से बात करते हैं, या हैट नीचे करके हम किसी से इस तरह से बात करते हैं, तो बोलते हैं आप कितने पोलाइट है, कितने मॉडेस्ट इंसान है आप। तो अगर अब यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि कोई इंसान अपने हैट को लगा करके किसी से बात कर रहा है, तो वो कैसा बात, वो लगेगा कैसा, वो किस तरह से लगेगा, यानी कि नेगेटिव, जो भी आएगा नेगेटिव सेंस आएगा, बस इतना मान करके चलना, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है टू स्पीक फ्लुएंटली, बहुत तेजी से, बहुत धारा प्रवाह बात करना, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने बोला नेगेटिव आएगा, इट मींस कि अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव आपको दिखेगा तो वो ऑप्शन हो सकता है। टू स्पीक रैंडमली, फालतू की बातें करना कंसीडर कर सकते हैं। टू टॉक वाइजली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव ढूंढना है हमें। टू टॉक नॉनसेंस, क्या इससे ज्यादा नेगेटिव आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
टू टॉक वंस हैट मतलब आप किसी से इस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से, बहुत ही बेरुखी से बात कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोलाइट होके किसी से बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू टॉक थ्रू वंस हैट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। टू स्नैप वंस फिंगर, टू स्नैप वंस फिंगर, अपने फिंगर्स को कहीं पर क्या कर देना? दबा देना, अपने फिंगर्स को कहीं पर दबा देना, यानी कि इसका जो भी आएगा वो कैसा आएगा? उसका नेगेटिव सेंस आएगा। तो इसका बन जाता है ऑप्शन यहाँ पर टू बिकम कटेम्पचुअस, टू बिकम कटेम्पचुअस यानी कि सहनशील बन जाना, बहुत ज्यादा सहनशील बन जाना। क्या बन जाना? बहुत ज्यादा सहनशील बन जाना। ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, बीन्स जानते हो? चलो ठीक है, आपके घर में बीन्स है, आपने एक एक बीन्स का दाना पूरे घर में फैला दिया, अभी क्या होने वाला है? अब क्या हो जाएगा? अब होगा शोरगुल। अब क्या होगा? अब होगा शोरगुल। क्यों? फैल गया बीन पूरे घर में फैल गया। तो यानी कि बातों का रिवील होना यहाँ पर, मतलब हर जगह पे शोर हो जाता है, हर जगह पे शोर हो जाना। समझ रहे हो ना मेरी बात? रिलेट करो, मान लिया आपके घर में बीन्स है, पूरी जगह पर फैल गया, अब हर जगह पे शोर हो रहा है। तो यानी कि शोर होना किस बात को रिलेट कर रहा है? चलो ऑप्शन से हम एलिमिनेट करते हैं, शोर होना किस बात से रिलेट करेगा? टू मिसबिहेव नहीं, टू ग्रेट ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बाधा। टू कीप सीक्रेट, अगर हम बीन्स को फैला रहे हैं तो सीक्रेट इसमें कहाँ हो जाता है? इसमें मतलब फैलना हो जाता है ना, मतलब चीजों को हर जगह फैला दिया, अब सब हर किसी को पता है वो बात, है ना? जो चीजें हमने फैला दी हैं अब वो हर किसी को पता है, तो यानी सीक्रेट का कुछ लेना देना इससे नहीं है। डी वाला कह रहा है टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अपनी रहस्यमयी सूचनाओं को क्या कर देना? रिवील कर देना, दर्शा देना, लोगों के सामने प्रकट कर देना। तो इसका मतलब होता है टू स्पिल बीन्स। क्लियर हो रही है इतनी बात? यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेरे साथ आप सभी फिर से बोलेंगे, टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो गाइज यहाँ हम कर रहे हैं ईडियम्स, और ईडियम्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आप गेस कर सकते हैं कि एग्जाम में रिपीटेडली ईडियम्स पूछे जाते हैं। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ईडियम्स के साथ साथ अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ में, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपको मोबाइल पाठशाला से वो सारे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइजेबल है। तो गाइज अब देरी किस बात की? आपको लगता है कि अगर आपके लिए चैनल प्रोडक्टिव है और सदा मेहनत करते आ रहा है, तो आप भी क्या करिए, आप भी सीरियस हो जाइए, अपनी तैयारी स्टार्ट करिए एकदम सीरियस होकर। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सीरियस होना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इस कोरोना के टाइम में कोई कोचिंग नहीं ओपन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको एक अच्छे मास्टर की जरूरत है, एक अच्छे टीचर की जरूरत है जो आपको सही तरीके से डायरेक्शन दे पाए। तो उसके लिए आप हमारी मोबाइल पाठशाला .com हमारी वेबसाइट है गाइस, इस पे आप जाएंगे, इस पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद से आप कोर्सेज को यहाँ से परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट में है, आप आराम से, आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। एक अच्छा टीचर आपको मिलेगा जो सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोर्स अवेलेबल है और यहाँ से आप उसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी घर बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा और आपके लिए कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है, और यहाँ से तो आप डेमो क्लास लेते ही रहते हैं, रेगुलर आपकी इंग्लिश की होती है, रेगुलर आपका मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी होता है, ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप क्या करिए, अभी आपको फुल कोर्स के लिए मोबाइल पाठशाला .com पे जाना है और वहां से कोर्स को लेना है, पढ़ना है और घर पे एकदम सुरक्षित होकर के अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा आ गया हमारे पास में, टू सेव वंस फेस, अपने फेस को बचाना। यानी कि हम अपना मुंह चुराते कब हैं? कब अपना मुंह चुराते हैं हम? जब हमने कुछ गड़बड़ की होती है, जब हम कहीं कुछ चुरा लेते हैं। जैसे घर में अगर मान लिया कुछ चुरा लिए हो और मम्मी आती है, उसके बाद से आप क्या करते हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, अपना फेस दबा के भाग जाते हो, 9 2 11 हो जाते हो और पूरा ब्लेम अपने भाई बहन पे डाल देते हो। तो टू सेव वंस फेस का मतलब होता है चेहरा छिपाना। अब इंसान चेहरा तभी छिपाएगा जब उसने कुछ खराब काम किया हो, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये सेंस सही दे रहा है, टू इवेड डिसग्रेस, यानी कि अपमान से बचने के लिए हम अपना चेहरा छिपाकर भागते हैं। क्लियर हो रहा है? अपमान से बचने के लिए हम अपना चेहरा छिपाकर भागते हैं। तो भाई यहाँ पर हाइड वन सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि रीजन बताना है। टू ओपोज का मतलब होता है किसी के विरुद्ध होना, टू प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी को सुरक्षित करना। ठीक है, आ जाते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ग्रामर के रूल पर डिपेंड है। आपको बताना है कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहां पर करेक्ट करना है, मतलब ये क्वेश्चन में कहां करेक्शन करना है आपको, किस पार्ट में एरर है ये बताएंगे आप सभी। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। रॉटेड अवे का मतलब होता है खराब हो जाना, ठीक है। रॉटेड अवे का मतलब क्या हो जाता है, खराब हो जाना। यहां दिया हुआ है एक यूनिट और यूनिट का नाम है 9/10, ठीक है। यूनिट का नाम है 9/10, ये यूनिट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जब भी सेंटेंस में यूनिट आ जाता है, यूनिट के बाद नाउन आ जाता है, यूनिट हमेशा सिंगुलर रहती है। इतना डिफिकल्ट मैंने बोल दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलो मैं बता देती हूँ, जब भी सेंटेंस में टाइम की बात की जाती है या डिस्टेंस की बात की जाती है, ठीक है, या क्वांटिटी की बात हो जाती है, देखो इन सबको हमेशा हम सिंगुलर रखते हैं, इन सबको हमेशा हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिट होती है। क्या होती है, एक यूनिट होती है। यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, पिलर की बात की जा रही है। पिलर हमारा यहाँ पर क्या है, नाउन है, और ये यूनिट यहाँ पर क्या हो जाती है, एडजेक्टिव हो जाती है। मेरी बात फिर से आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नाउन के बाद अगर कोई नंबर आ जाता है, नाउन के बाद अगर कोई नंबर आ जाता है तो उस नंबर को हम क्या मानते हैं, यूनिट मानते हैं। और हम क्या करते हैं, वो यूनिट हमेशा एक अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। तो यूनिट हमेशा वहां क्या होती है, सिंगुलर होती है गाइज। नाउन को प्लूरल बना सकते हैं लेकिन यूनिट हमारी सिंगुलर होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम जो वर्ब लेते हैं वो हम अपने नाउन के अकॉर्डिंग लेते हैं। जो वर्ब लेते हैं वो हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, चलो देखो, जैसे मैं बोलूं आई गेव यू 10,000 रुपीज, ठीक है। आई गेव यू 10 रुपी नोट, ठीक है। नोट्स। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आई गेव यू 10,000 रुपी नोट। ये नोट क्या है, यहाँ पर नाउन है। ये नोट नाउन है तो हम इस नाउन के बाद पहले यूज हुई यूनिट को क्या रखेंगे, हमेशा सिंगुलर रखेंगे। नाउन के पहले यूज हुई यूनिट हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, क्योंकि वो यूनिट काम करती है एडजेक्टिव का। तो यहाँ हम रुपीज नहीं कर सकते हैं, थाउजेंड्स नहीं कर सकते हैं, टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक यूनिट है और इसको हमने माना है सिंगुलर, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है। तो आज आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 9/10 ऑफ द पिलर हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। यानी कि जो एरर था हमारा किसमें था, वो हमारा सी पार्ट में था। 9/10 ऑफ द पिलर हैज रॉटेड अवे हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। Our efforts are aimed to bring about a reconciliation. Reconciliation का मतलब होता है सुलह कराना, ठीक है। Our aimed are at to bring about a reconciliation. Our aimed at होता है at, ठीक है। और एट हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, ब्रिंगिंग आएगा, यानी कि जो वर्ब आएगी वो हमेशा जीरेंट फॉर्म में आएगी। तो आवर एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट रिकॉन्सिलिएशन आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यानी कि बी पोर्शन में हमारा क्या था, एरर था, ठीक है। बी पोर्शन में क्या था गाइस, एरर था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एयर पोल्यूशन टुगेदर विद क्या है यहाँ पर, लिटरिंग आर causing many problems in our cities. मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब भी क्वेश्चन में कभी भी है ना टुगेदर विद दिया हो, जब भी क्वेश्चन में कभी भी टुगेदर विद दिया हो या इन एडिशन टू दिया हो, इन एडिशन टू दिया हो, ठीक है, इन एडिशन टू दिया हो या अलोंग विद दिया हो, या अलोंग विद दिया हो, या एज वेल एज दिया हो, ठीक है, या एज वेल एज दिया हो। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप सभी। टुगेदर विद दिया हो, इन एडिशन टू दिया हो, अलोंग विद दिया हो, एज वेल एज दिया हो, इन सभी का मतलब होता है भी। हिंदी में क्या होता है, भी। तो इनको जब हम भी बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे दो सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं।
ये जो फ्रेजेस, ध्यान से देखो मेरी बात, ये जो फ्रेजेस हैं गाइस, ये जो फ्रेजेस हैं ये दो सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि जो वर्ब आएगी वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि आप जानते हैं ना कि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, लेकिन जब दो सब्जेक्ट इससे कनेक्टेड है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग हमें यूज करनी चाहिए, ये आपका रहा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। टुगेदर विद के साथ, इन एडिशन टू के साथ, अलोंग विद के साथ, एज वेल एज के साथ में, रादर देन के साथ में, विद के साथ में, एंड के साथ में, दो सब्जेक्ट जब कनेक्टेड होते हैं तो वर्ब हम किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब मैंने कहा कि इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है भी। मैंने क्या बोला, इन सभी का मतलब होता है भी, ठीक है। अब इसका मतलब है सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, तो गाइज ये चीज ध्यान में रखेंगे, जो सब्जेक्ट है वो हमारा होता है फर्स्ट वाला। क्या होता है, फर्स्ट वाला होता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दूं मैं आपको, मैं बोलूं कि माई सिस्टर along with her friends, अब आपको लगेगा कि यहाँ पर देखो दो सब्जेक्ट, एक तो माई सिस्टर हो गई, एक तो उसके दोस्त हो गए, लेकिन जो वर्ब आएगी वो माई सिस्टर के अकॉर्डिंग आएगा, ये चीज ध्यान में रखना। तो यानी माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर फ्रेंड, आर नहीं होगा, क्या होगा, माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्टी, क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू द पार्टी हो जाएगा। यानी कि हमारा, अब हम क्वेश्चन पे आगे समझेंगे, एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लाइटनिंग आर कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स, आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, यानी इज हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, इज हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट, और ये आपका बी पोर्शन में यहाँ पर क्या था, एरर था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम एक दूसरे को जान रहे हैं जब से हम बच्चे थे, मतलब बचपने से हम छोटाई से ही, बचपने से ही हम एक दूसरे को जान रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं एक दूसरे को, जब हम छोटे थे तभी से हम एक दूसरे को जान रहे हैं। अब देखो, तब से हम जान रहे हैं ना, अब आपको लगेगा कि क्या हो गया यहाँ पर, ये देखो, अब देखो यहाँ क्वेश्चन है, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। मेरी बात ध्यान से सुनना, नोइंग जो होता है ना, ये आपका वर्ब है, पहले ये देख लो, नो आपका वर्ब है, ये आपका स्टेटिव वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब होता है। स्टेटिव वर्ब की खास बात क्या होती है, स्टेटिव वर्ब की खास बात होती है कि उसमें कोई भी फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, और जब हम फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि इसमें आईएनजी फॉर्म हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, इसमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे। नो हमारा एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पर नोइंग क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो नोइंग तो यहाँ से होने से रहा, ठीक है। आपको पता है वी हैव बीन नोइंग, यानी कि वी हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में, आपको बहुत अच्छे से पता है। हैव बीन के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन हम थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं वर्ब का, कब, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट हमारा वी है, तो फिर हम इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर हम आईएनजी नहीं लगाएंगे तो फिर लगाएंगे क्या, हम आईएनजी नहीं लगाएंगे तो फिर लगाएंगे क्या। क्वेश्चन देखो, समझो मेरी बात ध्यान से, वी हैव बीन नोइंग तो होगा ही नहीं, नोइंग में आईएनजी तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि नो हमारा क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। तो अगर हम आईएनजी नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, कैसे सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन रहा आपके सामने, आपको बताना है आंसर, और आप सभी को कसम है अपने जिसकी वजह से तैयारी कर रहे हो, कसम है उसकी, आंसर आप सभी को बताना है। सो वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। देखो भाई, जिसकी हम नहीं आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं उसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। सो वी हैव बीन नहीं होगा, वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम तब से एक दूसरे को जानते हैं जब से हम बच्चे थे, तो यहाँ पर वी हैव नोन हो जाएगा, ना कि वी हैव बीन नोइंग होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा, वी हैव नोन हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नोइंग तो वर्ब के वर्ब के रूप में नोइंग कभी भी नहीं हो सकता है।
वर्ब के रूप में हम नोइंग कभी भी नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड का काम करती है। जेरेंड क्या होता है? नाउन होता है। तो अगर हमारा नोइंग नाउन की तरह यूज किया गया है तो उसको हम आईएनजी उसमें लगा सकते हैं, लेकिन अगर नो हमारा वर्ब की तरह कहीं फंक्शन कर रहा है तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नहीं यूज करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कहता है ये 11th वाला क्वेश्चन, इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द हाउस। अगर मेरे पास में मनी होता तो मैं घर खरीद लेता। यानी कि यहाँ पर अधूरी इच्छा, यहाँ पर एक ऐसी इच्छा की बात की जा रही है जो पूरी नहीं हुई है, जो पास्ट की बात है। अगर होता तो मैं ले लेती, अगर होता तो मैं ले लेती। भाई यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस, मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस। आपको शायद याद होगा कि कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में है, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा और उसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से आपके कंडीशनल सेंटेंस के क्लियर हो जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस आप समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है आपका। देखो, एक इसका फॉर्म होता है, मतलब आई मीन इसका पहला वाला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा फर्स्ट क्लॉज। तो इसको, जिसको हम फर्स्ट क्लॉज को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। तो इसका सेकंड वाला जो क्लॉज होगा उसको हम रिजल्ट क्लॉज बोलते हैं। अगर फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सेकंड वाला क्लॉज हो जाएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएगा। दूसरा जो इसका कंडीशनल सेंटेंस का होता है पार्ट, वो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका सेकंड वाला क्लॉज आता है किसमें? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाता है। ठीक है, तीसरा कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्म होता है, यानी कि फर्स्ट क्लॉज में यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट। तो इसके रिजल्ट वाले क्लॉज में आ जाता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से मेरी बात सुनना, पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है आपके कंडीशनल क्लॉज में, तो रिजल्ट क्लॉज में वुड प्लस V1 होगा। पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है तो वुड हैव प्लस V3 होगा रिजल्ट क्लॉज में। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल क्लॉज, इनको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और यहाँ वाले जो हमारे दूसरे वाले सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे, समझा देते हैं। ये वाला जरा इसी पर बेस्ड है, आपका जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो इसी पर बेस्ड है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। If I had the money, I would have bought the house। अगर मेरे पास में मनी होता तो मैं घर खरीद लेती। यहाँ देखेंगे had यूज हुआ है। आपको पता है कि जो have है या फिर has है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? had होती है। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? had होती है। ठीक है, और आपको ये बेहतर तरीके से पता है ये दोनों सेंटेंसेस पोजेशन के केस में भी यूज किए जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के केस में भी यूज किए जाते हैं। यानी कि जहां पर परफेक्ट टेंस आ जाता है, हैज, हैव, हैड, हैड हम यूज करते हैं, लेकिन जहां पर पोजेशन बताया जाता है वहां भी हम हैव का, हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। पोजेशन के सेंस में आई हैव अ कार, आई हैड अ कार। ठीक है, पोजेशन के सेंस में भी हम यूज करते हैं और हम अपने टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसको यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव डन माय वर्क, मैंने मेरा काम खत्म कर लिया है। ठीक है, सो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये जो हैड है ये पास्ट की कोई बात बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसमें इफ आई हैड यूज किया है। एक तो पोजेशन का सेंस देगा, ये वाला जो हैड है ये पोजेशन का सेंस दे रहा है, लेकिन हमें एक और यहाँ पर हैड चाहिए जो हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, क्या हो? जो हेल्पिंग वर्ब हो। तो इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द हाउस। तो यहाँ पर क्या होना था? इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द हाउस। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप सभी। ये जो सेंटेंस हम 11th वाला कर रहे हैं ये हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। यानी कि जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन यहाँ पर आपका 11th है। ऑप्शंस आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एक बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट बता रहा है मीनिंग इसकी, किस तरीके से इसको हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द हाउस, यानी कि पहला वाला हो जाएगा। यहाँ देखो इफ आई हैव द मनी पर प्रेजेंट में चला जा रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट में चला जा रहा है और नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, इम्प्रूवमेंट हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आई विश आई न्यू व्हाट इज रॉन्ग विद माई कार। यहाँ देखो आई विश, मैं इच्छा करती हूँ, आई न्यू कि मुझे पता होता, काश मुझे पता होता व्हाट इज रॉन्ग, नहीं व्हाट वाज रॉन्ग जाएगा क्योंकि ये भी पास्ट में है,
तो ये भी पास्ट में जाएगा, यानी यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे, व्हाट वाज राउंड कर देंगे, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जस्ट बिफोर ही डाइड अमर हु इज अ पोएट रोट दिस पोएम, मतलब मरने से पहले अमर जो क्या है, पोएट है, उसने यह कविता लिखी थी, उसने यह कविता लिखी थी। अब देखो रोट यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्म दी वर्ब आई है, यहाँ डाइड यूज हुआ है, ये भी सेकेंड फॉर्म है, यहाँ रोट यूज हुआ है, ये भी सेकेंड फॉर्म है, दिख रहा है ना। रोट आपका सेकेंड फॉर्म होता है, रिटन आपका थर्ड फॉर्म होता है। जस्ट बिफोर ही डाइड अमर हु इज अ पोएट रोट दिस पोएम, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या हमें करेक्ट करना है या नो इम्प्रूवमेंट होगा, बताएंगे आप सभी बताएंगे, जिसकी वजह से तैयारी कर रहे हैं उसका उसकी कसम है आपको कि आपको आंसर बताना है, ठीक है। देखो जस्ट बिफोर ही डाइड अमर हु इज अ पोएट रोट दिस पोएम, मतलब मरने से पहले अमर जो एक पोएट था उसने यह कविता लिखी थी। अच्छा ये बताओ यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज किए हैं, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज किए हैं, किस वजह से आपने यहाँ पर इसका यूज करना है, किस वजह से, जब ये भी पास्ट में जा रहा है ये भी पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर आपको वॉज का यूज करना है। ध्यान से देखेंगे कहाँ पर है, जस्ट बिफोर ही डाइड अमर हु वाज अ पोएट रोट दिस पोएम, ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। पहले ऑप्शन को कंसीडर करके चलेंगे, ये तो मैंने कट कर दिया, ये वाला कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट वाला कह रहा है अमर हु इज अ पोएट रोट दिस पोएम जस्ट बिफोर ही डाइड, तो ये यहाँ पर इसका यूज हुआ, मतलब ये भी नहीं होगा। अमर रोट दिस पोएम हु इज अ पोएट, यहाँ भी इसका यूज हुआ, मतलब ये भी नहीं होगा। पहले ऑप्शन में हमने पास्ट का यूज किया था, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, कोई गलती नहीं, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। द फ्लैग विल बी राइजन ऑन द 15th ऑफ अगस्त, फ्लैग को हम क्या करेंगे, फहराएंगे, कब फहराएंगे, 15th ऑफ अगस्त को फहराएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो एक तो वर्ब होता है राइज, दूसरा होता है रेज। राइज और रेज में क्या अंतर होता है, इस बात को हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमारे ये कंफ्यूजिंग से वर्ब्स होते हैं, बार बार एग्जाम से इससे क्वेश्चन बनता है। राइज और रेज में हमें बहुत कंफ्यूजन है, और हमने इन वर्ब्स को डिस्कस भी किया है। जब आप यूपी टेट के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर ये वर्ब्स हैं, और मैंने इनको बहुत ही डीपली समझाया है, ठीक है। आपका काम है कि आप जाएंगे और प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सारे वीडियोस को देखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे आपके। अब आओ यहाँ से ये समझते हैं हम कि इसमें क्या करना है हमें, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ देखो राइजन यूज हुआ है, राइजन देखो, एक तो हमारा होता है वर्ब राइज और दूसरा होता है रेज, ठीक है। एक वर्ब होता है राइज, दूसरा होता है रेज। इस राइज का मतलब होता है उठना और क्या, उगना। उठने और उगने के केस में हम इसको यूज करते हैं, इस राइज का यूज, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म होती है राइजन, समझ रहे हो ना। अपने आप से जो चीजें उठती हैं उगती हैं उनके लिए हम राइज का यूज करते हैं, और जिनको हम उठाते हैं उनके लिए हम रेज का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जिनको जो अपने आप से नहीं होती हैं, जिनको किया जाता है उनको, उनके लिए हम रेज का यूज करते हैं। जैसे आई रेज्ड मेनी क्वेश्चन इन द क्लास, मैंने उठाए थे क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन, तो यहाँ पर रेज हो जाएगा जब जो चीजें हम खुद कर रहे हैं या उनको किया जा रहा है। इसकी सेकेंड फॉर्म बन जाती है रेज्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी बन जाती है रेज्ड बन जाती है। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई हैं। द फ्लैग विल बी राइजन ऑन द 15th ऑफ अगस्त, क्या अपने आप से फ्लैग उठेगा या मैं उसको उठाऊंगी, क्या अपने आप से फहरेगा या मैं उसको फहराऊंगी, मैं फहराऊंगी ना, तो यानी कि यहाँ पर हमें रेस्ट का यूज करना है। पहले वाला ऑप्शन गलत गया, विल बी राइजिंग होने से रहा विल बी रेस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल बी रेस्ड हो जाएगा। रेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब यूज हुई है। दूसरी चीज यहाँ पर हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, फ्लैग विल बी यानी कि झंडा फहराया जाएगा, 15th ऑफ अगस्त को फहराया जाएगा। तो फहराया जाएगा इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर का वर्ब यूज कर रहे हैं, और फहराने के लिए रेज का यूज करेंगे, यहाँ पर हम रेस्ट का यूज करेंगे। क्लियर इतनी बात। और ये जो पूरा सेंटेंस है ये हमारा किस वॉइस में है, तो ये हमारा है पैसिव वॉइस में। कैसे पता चला, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा वॉइस हमारी कौन सी हो जाएगी, पैसिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, माई कजिन हैज इन्वेस्टेड, मेरी कजिन ने, देखो एक चीज समझ लेना, कजिन के साथ कभी भी कोई रिलेशन नहीं यूज होता है, कभी भी कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर हम नहीं बोलते हैं, गलत होता है वो ग्रामेटिकली, ठीक है। कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं होता, हमेशा कजिन बोलो या तो कजिन
या तो ब्रदर बोलो। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर कभी नहीं बोल सकते। तो कजिन हैज इन्वेस्टेड, माय कजिन हैज इन्वेस्टेड, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि हैज आया है, ठीक है। अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। फार्मिंग में मेरी सिस्टर ने बहुत सारा पैसा लगाया है, तो बहुत सारा पैसा फार्मिंग में लगाया है। इन्वेस्टेड इन होता है हमेशा, इन्वेस्टेड के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन है आपका इन, इन्वेस्टेड इन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। इट इज डेंजरस टू एंटर, बहुत को पता है कि एंटर के साथ में, एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, यानी कि एंटर के साथ में हम इन और इनटू का यूज नहीं करते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, एंटर के साथ इन और इनटू तब नहीं होगा जब जहां बात किसकी हो जाएगी, प्लेस की हो जाएगी, ठीक है। जहां बात प्लेस की हो जाएगी हम वहां पर इन इनटू एंटर के साथ नहीं यूज करेंगे। लेकिन जहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर गति की बात हो रही है, वहां पर हम एंटर के साथ में इनटू का यूज करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इट इज डेंजरस टू एंटर द एनिमीज कैंप। अब यहाँ मोशन आएगा, ठीक है, मोशन आएगा यानी गति की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इनटू यूज कर देंगे, एंटर इनटू द एनिमीज कैंप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अ गुड जज नेवर ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब होता है किसी बात को टटोलना, क्या होता है, टटोलना होता है। सो अ ग्रुप्स नेवर सॉरी अ गुड जज नेवर ग्रुप्स, नेवर ग्रुप्स एट द कॉन्क्लूजन, क्या हो जाएगा, ग्रुप्स एट द कॉन्क्लूजन। समझ में आ गया, मतलब जो हमारा अच्छा जज होता है वो कॉन्क्लूजन पे बार बार क्या करता है, बार बार उसको टटोलता नहीं है। एक बार उसने दे दिया तो दे दिया, उसको बार बार वो एनालाइज नहीं करेगा, बार बार उस पे अपनी मतलब उस बात पे अडिग रहेगा, बार बार उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। Religious leaders should not delab, religious leaders should not delab, delab का मतलब क्या होता है, delab का मतलब होता है शामिल होना, शामिल होना। delab का मतलब क्या होता है, शामिल होना। So religious leaders should not delab into the politics, किसमें, पॉलिटिक्स में, ठीक है, into the politics। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक चीज ध्यान से देखेंगे आप सभी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मेरी बात को कि मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ। देखो, इन होता है और एक प्रेपोजिशन होता है आपका इनटू। क्या डिफरेंस होता है इन और इनटू में? इन हम तब यूज करते हैं, वैसे इन बहुत सारे केसेस में यूज करते हैं। आज का स्पेशल केस थोड़ा सा डिफरेंस बताना हमें इन और इनटू के कुछ चीजों में कि कब कब ये यूज होते हैं, कब कब ये यूज नहीं होते हैं, ठीक है। इन हमारा जब भी हम घिरी एरिया की बात करते हैं, बहुत सारा ऐसा, मतलब कोई भी चीज चारों तरफ से घिरी हुई है किसी चीज से और उसमें हम अंदर की बात कर रहे हैं। वैसे आप सभी को पता है कि इनका मतलब क्या होता है, अंदर। तो अगर कोई चीज चारों तरफ से घिरी हुई है और वहां पर वो चीज स्थित है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं देयर इज द टी इन द कप, देयर इज द टी इन द कप, ठीक है। सो वहां पर आप देखेंगे कि पहले से वो चीज कप में मौजूद है। क्या कप में मौजूद है, टी कप में मौजूद है, पहले से मौजूद है। चारों तरफ से कोई चीज घिरा होता है और पहले से वहां पर मौजूद होता है, तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। इनटू क्या बताता है, इनटू मोशन बताता है, ठीक है। इनटू क्या बताता है, मोशन बताता है। अगर यहाँ पर मैं घुसने का प्रयास कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर घुसने का प्रयास कर रही हूँ तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपको, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, देयर इज द टी इन द कप। अगर मैं आपको बोलूं pour the tea, pour the tea, pour the tea into the cup, into the cup। अब आप देख रहे हैं कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि चाय को कप में डालो, चाय को कप में डालो। अब यहाँ से मोशन शुरू हो रहा है और अंदर जाएगा, तो मोशन जहां पर होगा, जहां पर मोशन की बात हम करेंगे वहां इनटू हो जाएगा। और पहले से कोई चीज चार दीवारी में मौजूद है, यानी घिरे स्थानों में पहले से कोई चीज मौजूद है, तो वहां पर हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, इनटू हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे रिलीजियस लीडर्स को हम पॉलिटिक्स में ना घुसने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है। रिलीजियस लीडर्स को हम पॉलिटिक्स में ना घुसने की सलाह दे रहे हैं, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर मोशन की बात हो रही है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, यहाँ पर हम मोशन की बात हो रही है, पहले से कोई चीज है नहीं अंदर, घुसने की हम बात कर रहे हैं, तो इनटू आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट कह रहा है इंडिया इज कमिटेड, समर्पित है किस बात के लिए? इंडिया इज कमिटेड अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, मतलब शांतिप्रद व्यवहार के लिए इंडिया कमिटेड है। तो कमिटेड के साथ प्रपोजिशन क्या आ जाएगा आपका? टू आ जाएगा, समर्पित होना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। रमन्स स्पीच पॉइंटेड टू होता है, पॉइंटेड एट भी, पॉइंटेड टू होता है, पॉइंटेड एट भी होता है, पॉइंटेड ऑन भी होता है, लेकिन किसी की तरफ इशारा करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंटेड टुवर्ड्स करेंगे। टुवर्ड्स यहाँ पर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, ठीक है, डायरेक्शन बताता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? रमन्स स्पीच पॉइंटेड कहां पर? सम ऑफ आवर डिफेक्ट, यानी हमारी कुछ कमियों पर रमन की स्पीच ने पॉइंट किया, इशारा किया, ठीक है। रमन्स की स्पीच ने हमारी कमियों पर, हमारे डिफेक्ट्स पर क्या किया? इशारा किया। तो किस तरफ इशारा किया? फिर से बोलो। रमन की स्पीच ने मेरी कमियों की तरफ मुझे इशारा किया, की तरफ। तो टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? की तरफ। और की तरफ के लिए जो सेंस आएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका डी, यानी टुवर्ड्स हो जाएगा। तो पॉइंटेड के साथ में हम क्या यूज करेंगे? पॉइंटेड टुवर्ड्स यूज करेंगे। बात हो रही है, समझ में आ रहा है? पॉइंटेड टुवर्ड्स करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। माई रिलेशंस सुगन्या आर गुड, मेरा जो रिलेशंस है, मेरा जो संबंध है, रिलेशन यहाँ प्लूरल है तो आर का यूज हुआ है। माई रिलेशंस अगेंस्ट सुगन्या, अगेंस्ट नहीं भाई, यहाँ पर अच्छे चीज की बात हो रही है, गुड की बात हो रही है, तो अगेंस्ट नहीं होगा, विद हो जाएगा। जब हम दो चीजों के बीच की बात करते हैं तो वहां पर विद का यूज करते हैं, विद आपका यहाँ पर आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। शिवा हैज नो कंट्रोल एट इन ओवर, ओवर आपका आंसर बनता है, ओवर किसी चीज के ऊपर की बात करते हैं, ओवर द ओवर, ठीक है। शी हैज नो कंट्रोल ओवर द टेम्पर होता है, टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। अपने गुस्से पर उसको बिल्कुल भी क्या है? कंट्रोल नहीं है, अपने गुस्से पर उसको बिल्कुल भी क्या है? कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिवा हैज नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा हाँ, 22 क्वेश्चंस गाइस हमने कर लिए हैं। और अब आपको क्या करना है? आपको लिंक को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना कर सकते हैं उतना करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपका आंसर करूंगी जरूर। और मैं हमेशा कमेंट सेक्शन मेरा ऑन किए रहती हूँ, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उसको देखती रहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स क्या कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, ताकि हम आपको सुन सकें और आपको आपकी बताई गई चीजों के अनुसार आपको क्या पढ़ना है वो चीज आपको हम प्रोवाइड करा सके। तो ठीक है, आप लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे, और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। आज के लिए इतना ही गाइस। और जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है mobilepathshala.com के बारे में, कि आपको वहां पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, अवेलेबल है सारे कोर्सेज, यूपी टेट एस्टेट, जूनियर असिस्टेंट और यूपीएसआई, सीजीएल, एसएससी सीजीएल के, जीएस और आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग, सारे सिलेबस आपके वहां पर अवेलेबल है। आप वहां से जाइए, एक्सेस करिए कोर्सेज को, घर पे बैठ के एकदम चिल्ड होकर तैयारी करिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।